एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सुबह वाले कार्यक्रम के बाद शुक्रवार के ही दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। आपने सुबह में देखा कि इसी कुंडली के लग्न कुंडली के साथ मैं उपस्थित था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। लग्न, नवांश और दशमांश का एक साथ कैसे अवलोकन और अध्ययन करते हैं, इसी विषय के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है, शुरू करते हैं। देखते हैं कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। अभी तो बिजली नहीं है, पर देखते हैं शायद आ जाए तो अभी ठीक है। चंद्रमा तुला के बैठे थे। तुला राशि और तुला लग्न का बनना जातक के लिए बड़ा ही लाभदायक और सफलता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जातक को कई तरीके से लाभ देने के मामले में बहुत आगे हो जाए। जहां व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो रोजगार में है तो उसको और भी उत्तरोत्तर वृद्धि में, उसके अतिरिक्त व्यक्ति के सबको साथ लेकर के चलने की भावनाओं से युक्त होता है। बैलेंस क्रिएट करना इसे बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। तुला लग्न के लोग कई बार बहुत ही जीरो बैलेंस से कोई भी काम शुरू करते हैं और उसको बहुत ही बेहतर तरीके से करके सुनियोजित ढंग से किस तरीके से व्यापार से लाभ उठाना है, ये इनसे ज्यादा कोई भी लग्न नहीं जान सकता। वस्तुतः प्रत्येक लग्न की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है और प्रत्येक लग्न की अपनी अलग अलग जो है वो विशेषता है। जैसे मेष वालों में साहस बड़ी होती है, वृषभ वाले स्थिर होकर के मेहनत होकर के काम करते हैं, मिथुन वाले तीव्र विकास कर लेते हैं तुरंत ही, थोड़ी मेहनत तुरंत सफल, कर्क वाले इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और इमोशनली जो है वो चीजों को पकड़ते हैं, सेंटिमेंटल, सिंह वाले अपनी शर्तों पे काम, कन्या वाले तुरंत बदल जाएंगे। कन्या के बाद तुला राशि जीरो बैलेंस पे इकट्ठा किया, शुरू किया और अनंत तक की यात्रा कर डाली। वृश्चिक वाले दूसरों पे हावी और हमेशा ही नियम कानून बनाने वाले। धनु तीव्र गति से तो नहीं, पर हां अपने दार्शनिक विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु के बाद मकर राशि किसी से लेना ना देना, बस अपने काम में मगन रहना, इंगेज रहते हैं और थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। कुंभ वालों के पास थोड़ी सी नाराजगी होती है दुनिया को जानने की, या फिर वो बहुत ज्यादा उतरते नहीं है, थोड़े अलग लेवल के उनके दार्शनिक सोच के कारण वो थोड़े अलग से होते हैं, पर सफल वो भी होते हैं। और मीन वाले थोड़े दुखी और थोड़े कमजोर, अपने आप को समझ लेते हैं, होते नहीं है। तो जब आप नवांश कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए? नवांश कुंडली में यह देखना होता है कि प्रतिफल कैसा है। जैसे वो ग्रह जो लग्न कुंडली में बैठा है वो नवांश में कैसी यात्रा में है, मतलब नवांश में कैसी यात्रा में है, इसको आप जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद वो नवांश कुंडली एक्टिव होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमेशा एक्टिव है और ऐसा नहीं है कि वो एक वक्त के बाद में जो है वो फल देना शुरू करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है। दूसरे नंबर पे नवांश कुंडली हमेशा एक्टिव है। वो ग्रह जो आपकी लग्न कुंडली में उच्च का है और नवांश कुंडली में अपने शत्रु के नवांश में चला गया तो कष्ट देता है। जैसे लग्नेश शुक्र अगर जन्म कुंडली में यहां मित्रवत होकर के परिवर्तन योग लगा रहे हैं और यहां पे वही शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे, उच्च के, इसका मतलब है कि लग्न की स्थिति दाम्पत्य या विवाह या फिर जैसे जैसे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो एक वक्त पे आने के बाद बहुत ही बेहतर हो जाए और व्यक्ति में साहस भरने का काम करे। या पत्नी स्वयं जो होती है वो बड़ी ही सुंदर और गर्वीली होती हैं, या धनाढ्य वर्ग से आती हैं, या फिर कई बार वो बहुत ज्यादा भर देने वाली होती हैं। भौतिकीय या फिर सांसारिक या फिर दार्शनिक लेवल पे व्यक्ति के पास वो चीज मिलती है। शुक्र जिन जिन चीजों का कारक होगा, जिस भाव का अधिपति, स्वास्थ्य, वक्त के हिसाब से अगर हो सके तो बच्चा छोटा है तो थोड़ा बीमार रहे, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए वैसे वैसे उसके स्वास्थ्य में जो है वो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता जाता है। ये ऐसे तो लग्नेश नवांश कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, उच्च के नवांश में चले गए। तो उच्च के नवांश में जाने का मतलब कि वो दरअसल बहुत ही बेहतर हो रहे हैं परिणाम के मामले में। और उसके बाद दशमांश कुंडली में मतलब यही ग्रह केंद्र के कर्म क्षेत्र के लिए कैसा रहे, तो भाग्य भाव में बैठा। किस भाव का अधिपति होकर के? सप्तम भाव का, व्यापार भाव का अधिपति होकर के भाग्य में। इसका मतलब यह है कि वही ग्रह जब अपनी दशा में आएगा तो व्यापार से भाग्य का बल लेकर के व्यक्ति के भाग्य को उन्नत करेगा और भाग्य का बल वृद्धि करेगा और साथ ही साथ व्यक्ति को व्यापारिक किस्म का बना देगा।
कारण ये है कि ये ग्रह यहां भी उच्च का है और यहां पे भी त्रिकोण में बैठा है, केंद्र का अधिपति होकर के, धन भाव का अधिपति और केंद्र का अधिपति होकर के भाग्य में बैठा। मतलब दो अच्छे भावों का तो अधिपति बेसिकली नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम से कम अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि हम चूंकि वहां पे ये देखें कि वो ग्रह दशमांश कुंडली में किस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसको कौन सा भाव मिला है, मतलब केंद्र का वो भाव मिला है जहां से व्यापार का विचार किया जाता है, डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है। इसका मतलब है कि शुक्र की दशा जातक के लिए लाभदायक हो सकती है। और लग्नेश जो है वो प्रत्येक कुंडली में अच्छे बनते जा रहे हैं, ये भी बात समझने वाली है। यहाँ पे भाग्य भाव में बैठे, यहाँ 12वें भाव में स्वतंत्र और खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे तो स्वयं भाग्य में है ही। इसका मतलब है कि लग्नेश की दशा जातक के जीवन में अच्छी होगी। पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था कि लग्न के ऊपर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, या लग्नेश के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, या लग्नेश को अगर कोई भी शुभ ग्रह ना देखता हो, तभी भी लग्नेश की दशा कई बार कमजोरी से बीतती है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, और राहु देख रहे हैं, उनके ठीक पीछे बुध बैठे और आगे ठीक मंगल। हालांकि इसे पापकर्त्री नहीं कहेंगे क्योंकि सूर्य पापकर्त्री में नहीं होंगे, सूर्य पापग्रह नहीं होते। नवमांश कुंडली में वही शुक्र उच्च के हो गए, और यहाँ पे तो अच्छे बनी रहे क्योंकि लग्नेश पहले ही लग्न में बलवान लग्न को कर रहे हैं, तो ये स्थिति जातक के लिए लाभदायक होगी। मैं कैसे बिना किसी घबराहट के, अगर मैं, जैसे होता क्या है कि कई बार आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो जब जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इधर से ये भी जल्दी जल्दी निकलता है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं कि कहीं ये ना कह दे सामने बैठा व्यक्ति, अरे पंडित जी पहले पसीने तो पोंछ लो फिर कुंडली विश्लेषण करना। ऐसा नहीं है, बिजली है कभी आती है। और शाम में, वैसे मैं जब बहुत छोटा था तो कभी कभी मुझे याद है, करीब ये बात होगी वही कोई 92-93 की, उस समय तो हमारे गांव में बिजली आई भी नहीं थी, बहुत कम, मतलब एक बार आकर के चली गई थी, कट करके ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो फिर वो बहुत दिन के बाद आई थी, करीब कई सालों के बाद। तो शाम में अक्सर बिजली कट जाती थी, तो हम लोग कहते थे भांज है, भांज, हम लोग बोलते थे कि भांज, आज जैसे होता है ना, जैसे टाइम टेबल कि आज इस गांव को देना है, आज हमारे गांव के नज़दीक में जो शहर है 10 किलोमीटर दूर, वहां पे आज रहेगी बिजली शाम में, हमारे यहाँ कल रहेगी। तो एक एक दिन गैप करके हमारे यहाँ शाम में बिजली जलती थी। पर अब मैं उसी 10 किलोमीटर गाँव जो है वो छोटा सा बाजार है, वहाँ आ गया हूँ, यहाँ भी शाम में बिजली चली जाती है। इसका मतलब है कि इससे जो बड़ा शहर होगा वहाँ पे शाम में बिजली रहती होगी, क्योंकि यहाँ भी एक दिन रहती है और यहाँ भी एक दिन नहीं रहती। तो ये स्थिति हमारे बिहार सरकार की। आइए और लेके आता हूं। धनेश कैसे हैं? तो धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ वो किस भाव के अधिपति होते हैं? सप्तम भाव के, यानी कि सप्तम और धन के अधिपति। जाकर के कहां बैठे? नीच के, पर यहां नीच के हैं। अब नवांश कुंडली में चेक करते हैं कि वो कैसे हैं और किस भाव के अधिपति हैं। यहां वो लग्नेश बन जाते हैं, यहाँ का धन भाव का अधिपति और सप्तम भाव व्यापार भाव का अधिपति यहाँ का लग्नेश बना, मतलब उसकी पद में उन्नति हो गई, उसको एक अच्छे भाव का अधिपति, यहाँ वो मारक था और यहाँ वो लग्नेश बन गया, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है ग्रह को। और बैठे कहाँ श्रवण? मित्र की राशि में, किसके साथ? गुरु के साथ, जो आपकी कुंडली का नवमेश होता है। यहाँ पे वो ऋणेश होता था और पराक्रम करवाते करवाते व्यक्ति को बेचैन करता था, एक स्थिति के आने के बाद वो खुद बहुत बढ़िया बदल रहा है। पर एक निगेटिव चीज जो मैं देख रहा हूं कि कई बार व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत कमजोर महसूस करता है, एक वक्त पे आने के बाद कई बार उसको लगेगा कि मैं जो चाहता था वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से मशक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। हालांकि यहाँ पे आपको अपने दाम्पत्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। और गुरु का मंगल के साथ बैठना व्यक्ति को कन्विंसिंग और एक ऐसी पत्नी मिलती है जिसके पास अपना एक अलग दर्शन होता है, और दरअसल वो प्रेम और रिकॉग्निशन की भूखी होती है। मतलब उनके बल पे भी अगर व्यक्ति आगे बढ़े, उनको लेकर के आगे बढ़े, उनके साथ आगे बढ़े, उनको आगे करके अगर आगे बढ़ना चाहे तो भी व्यक्ति कर सकता है। ये बात यहाँ पे मंगल के कारण मैं बोल रहा हूं। मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए थोड़ी कमजोर जाएगी। वैसे एक बात बता देता हूं कि जो स्थिति मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं, बाकी के चार्ट में जैसे दशमांश कुंडली में मंगल बढ़िया बनने तो कर्म क्षेत्र के लिए खराब नहीं है, पर बलाबल में जो स्थिति दिख रही है उसके आधार पर थोड़ी बहुत कमजोरी। हालांकि वो धन फिर भी देते रहेंगे, पर मृतप्राय होने के कारण डिग्री में आपको थोड़ी बहुत मशक्कत वहां बनेगी। क्लियर है? पराक्रम भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति गुरु इस कुंडली में कहां बैठे? विपरीत स्थिति ही बना रहे हैं।
और यहाँ पे वही गुरु भाग्य भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे। इसका मतलब है कि वो गुरु भी आपकी पत्नी को एक अलग दर्शन देने वाला, धार्मिक प्रणेता, बुद्धिमान और धर्म से जुड़ करके, समाज से जुड़ करके, सोशल वर्कर के तौर पे काम करने वाला बना देता है। लंबी चौड़ी, हष्ट पुष्ट और मजबूत कदकाठी की एक ऐसी पत्नी जो हमेशा ही आपके साथ डट करके खड़ी रहने वाली है, जो हमेशा ज्ञान और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको स्वप्न दिखाने वाली है। ऐसा हो सकता है। गुरु मंगल का शिक्षकीय योग हमेशा ही ज्ञान देने वाली और ज्ञान को सुनने वाली, ऐसा महसूस होता है। तो ये मंगल की बात रही। के बाद गुरु की बात रही। गुरु आपकी कुंडली में दशा के आधार पर अगर बात कहूं तो एक बात और भी कहूं, गुरु की दशा में धन अर्जित होता है और गुरु की दशा में व्यक्ति को धन लाभ होता रहेगा। ये बात मैं यहां पे कह सकता हूं। चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति शनि, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक हैं, उनकी स्थिति बहुत ही मायने रखेगी। और यहाँ वो दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के ऋण में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी परेशानी अपने बॉस के साथ या कलीग वगैरह के साथ या फिर जो साथ में काम करते हैं उनके साथ नहीं होने के बावजूद, जो कि व्यक्ति नहीं चाहता है, फिर भी थोड़ी मोड़ी परेशानी होती रहेगी। और ये कर्म क्षेत्र को थोड़े बहुत परेशानी से डाल सकते हैं। ये शनि के कारण ऐसा हो सकता है, जो मानसिक चिंता कई बार आलस्यपन और आलसी बनाने की प्रक्रिया में लेके जाएंगे और व्यक्ति को एक्टिव होने के लिए थोड़े कमजोर कर सकते हैं। या हो सकता है कि वहां पे व्यक्ति को कई बार घुटनों में या दर्द आदि की समस्या, जोड़ों की दर्द आदि की समस्या में लेके जाएं। मानसिक विकलता थोड़ी बढ़ जाती है और चिंता, यूं जो एक शनि का प्रभाव होता है, माथे पे निकलते हैं, फिर हृदय पे आते हैं, फिर पेट से निकल करके पैर से चले जाते हैं। तो ये स्थिति शनि की दशा में हो सकती है या ढैया साढ़े साथी में, कि व्यक्ति का प्रभाव कभी कभी रोग से, व्यक्ति को कभी कभी जो है वो अपने कर्म क्षेत्र से, और व्यक्ति को करियर से कभी कभी नाखुश होने की स्थिति में जा सकता है। वस्तुतः वो थोड़ी बहुत परेशानी के साथ, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहां पे एक संतुलन बना करके जो लेवल होता है उसमें अपने आप को स्थापित कर लेगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे शनि छठवें भाव में बैठे हैं, जो वस्तुतः पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, जो पंचम और दशम का योग बनेगा छठवें भाव में। इस वजह से उस दौरान अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी शनि की दशा में विशेषतया सजग रहने की आवश्यकता महसूस करता हूं। क्लियर है? तो यहां मैंने गुरु के बारे में बात करी, मंगल के बारे में बात करी, शुक्र के बारे में बात कर लेता हूं। शुक्र लग्नेश होते हैं, वो तो बात मैंने करी। शुक्र के बारे में बताया मैंने। भाग्य भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होते हैं बुध। राजयोग कारक की ग्रह की भूमिका में होते हैं और जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में। मैंने कल ही सुबह में, आज ही सुबह में बताया, इसी कुंडली पे भाग्य भंग योग और लाभ भंग योग बन रहा है, लाभेश का अष्टम में जाना। यहाँ पे जो बुध हैं वो तृतीय भाव के और छठवें भाव के अधिपति होकर के 12वें में बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति को बेवजह खुश करने के लिए दूसरों को धन देना पड़ता है, जिसका कोई भी व्यक्ति को परफेक्ट लाभ नहीं मिलता। तो आपके धन का जो जाना हो रहा है वो कहीं ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास तो नहीं है जो वापस नहीं आए। तो देने से पहले कम से कम बुध की दशा में सोचना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में बुध की दशा भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो मानसिक शांति तो देगी पर फिर भी आपको थोड़े बहुत परेशानियों से युक्त भी रख सकती है। इस वजह से उस दशा काल में अगर हो सके तो धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, इसके अतिरिक्त आपको जो है वो कंपटीशन के लिए, यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, उसके बाद राजनीतिक लेवल पे मैंने जो बात कही, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लोगों को अपने आप से कैसे जोड़ना है, किस तरीके से अपने आप को उपस्थित करना है, वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो निस्संदेह बुध की दशा में उसका आरंभ किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी का व्रत भी व्यक्ति को बेहतर लाभ दे सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति जाकर के बैठे हैं कहां? लग्न में। यह लक्ष्मी संपन्न योग, यहां के लिए वो धन भाव, सुख भाव के अधिपति नीच के ठीक नहीं है। माता का स्वास्थ्य बहुत मायने रखेगा। राहु के साथ भी है, राहु की दृष्टि भी होगी और कम से कम गुरु की दृष्टि लग्न पे है, तो दाम्पत्य में तो कोई परेशानी नहीं है, पर माता का स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत परेशान देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप यहां देखते हैं तो यहां भी चंद्रमा अष्टम में ही बैठे हैं, जो ऐसी ही कुछ स्थिति है। इस वजह से मन और व्यक्ति का जो प्रभाव है उससे आप किस तरीके से फोकस करके काम करते हैं, आपकी बुद्धि कितनी निर्मलता से अपने काम पे लगती है, आप कितना उसको तन्मय होकर के उस चीज को एनर्जी देते हैं, कितनी जो है वो एनर्जी के साथ आप किसी काम में उतरते हैं,
और कितना उसको बना पाते हैं। यहाँ व्यक्ति के पास एक समस्या ये होगी, आरंभ में कोई भी काम बहुत तेजी से करेगा, बीच में जाकर के रुकेगा, फिर रुका है, रुकते 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 फिर स्वतः ही सोचता है मैं वहीं ठीक था जहां था। ऊर्जा की कमी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। इस वजह से हमेशा ही सूर्य भगवान की पूजा करते रहने की आवश्यकता है। क्लियर है? चंद्रमा की बात मैंने करी। चंद्रमा के बाद सूर्य, लाभ भाव के अधिपति, अष्टम में बैठे। अब होगा क्या कि लाभ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति को कम पैसों पे या कम एनर्जी के साथ आरंभ भी दे सकते हैं, जहां कई बार आपको खुद पे ही संदेह होता है। और यहां वो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के जाकर के छठे में बैठे, मतलब संतान के लिए थोड़ी सी समस्या या संतान थोड़ी रुग्ण या संतान के वजह से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। जो काम व्यक्ति जहां छोड़ दे उस काम को वहीं से आपकी जो संतति है, जो कि आपके ही आत्मा के रूप में खेल रही होती है, वो निश्चित रूप से उसको वो जो है वो रीएलोकेट करती है, आगे बढ़ाती है। और संतति के वजह से व्यक्ति को कई बार समाज में जाना जाता है। जहां आप सोचते हैं कि मेरे कारण मेरे पिता का नाम हो, वो भोग आपको नहीं भोगना पड़ता। और कई बार आपका पुत्र आपके लिए और आपके पिता के लिए, जो उसके दादाजी हैं, उसका नाम रोशन करने का जो है वो बीड़ा उठा लेता है। ऐसी स्थिति भी आपकी कुंडली में मैं घटित होते देख रहा हूं, जहां पे व्यक्ति के नाम की चर्चा उसके पुत्र के कारण होती है। क्लियर है? एकादशवें भाव के बारे में मैंने ये बात कही, 12वें भाव के अधिपति के बारे में। अब कुछ और भी चीजें जो मैं यहाँ पे कहूंगा। यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है वो यहाँ का सप्तम भाव का अधिपति और यहाँ का लग्नेश बनता है। मंगल यहाँ भी और मंगल यहाँ भी बहुत अच्छे, यानी कि गुरु मंगल का प्रभाव बहुत बढ़िया। चंद्रमा राहु के साथ ये अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ का चंद्रमा कमजोर, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ शनि ठीक है, यहाँ पे बुध जो है वो 12वें हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी के साथ। हालांकि दाम्पत्य कभी भी बुरा नहीं होगा, शैया सुख में कोई भी कमजोरी नहीं है। यहाँ पे गुरु और केतु का प्रभाव, कई बार व्यक्ति समाज के लिए कुछ हमेशा ही करने की इच्छा रखता है और अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो निस्संदेह वो एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पे उभर सकता है। लेकिन कई बार यहाँ मन इसलिए ही नहीं लगता है क्योंकि ये जो स्थिति है सूर्य नीच के हैं, कई बार व्यक्ति को डाइवर्ट करता है। ये सूर्य के कारण ऐसा होगा। मंगल ऊर्जा देने का काम करेंगे। कर्म क्षेत्र के लिए मंगल की स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी। चंद्रमा थोड़े कमजोर होंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के आधार पर वो आपके एक तरीके से, अगर मैं बुध की बात करूं तो ऊर्जा का क्षरण करने वाला और डाइवर्ट करने का काम करेंगे। हालांकि व्यक्ति कर्म को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है और कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। तो ये जो कभी ज्यादा बढ़ जाना कभी कम हो जाना, ये बुध के ही कारण होता है। तो आप कई बार बहुत एक्टिव और कभी बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही आशा से भर जाते हैं, कभी बिल्कुल ही नैराश्य का भाव घेर लेता है। ये बुध के कारण होता है। गुरु आपकी कुंडली के लिए थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो जरूर ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपके कारण या पिता के कारण या पुत्र के कारण। ये तीनों ही पीढ़ियां आपको लाभ दे सकती हैं। पिता से भी लाभ मिला है, आपको अपने बल पे भी इकट्ठा किया है और पुत्र उससे ही ज्यादा इकट्ठा करेगा। भाइयों के साथ संबंधों को लेकर के हमेशा ही तटस्थ होकर रहिएगा। उनके साथ बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बुरा या अच्छा बहुत ज्यादा नहीं करना है। क्लियर है? बुध के बाद गुरु आपकी कुंडली के लिए मैंने बात बताई। शुक्र जन्म कुंडली में बहुत अच्छे रहेंगे। शनि जन्म कुंडली में मेहनती और छोटी छोटी परेशानियों के साथ आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपको यात्रा और भ्रमित करने का काम कर सकते हैं। इस वजह से उनकी दशा में थोड़े से बहुत नहीं, थोड़ी बहुत सावधानी। अगर राहु केतु को और भी डीप करते हैं, 50% परिणाम के साथ आपकी कुंडली के लिए राहु हमेशा अच्छे रहेंगे और केतु आधा अच्छे आधा बुरे। राहु हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में नहीं बैठा है, पर जिस राशि में बैठे हैं उस भाव के अधिपति उनको देख रहे हैं। और कम से कम तो इस भाव से पंचमस्त शुक्र बैठे। मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में ये बात बताई थी। मंगल की दृष्टि है, इस वजह से कभी कभी वो व्यक्ति को ऑपरेट करता है, छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाएं बनती रहती हैं, ये आए दिन देखा जाता है। क्लियर है? अब मैं होरा कुंडली के बारे में चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु केतु गुरु और सूर्य धनदायक है और शुक्र शनि मंगल और बुध ये शांति प्रदायक है। बलाबल के आधार पर माता और पिता में से पिता प्रैक्टिकल ज्यादा है, माता को दवाइयां चल सकती हैं। संतान के साथ आपके कभी भी संबंध खराब नहीं होंगे और निश्चित रूप से संतति का सुख हमेशा मिलता रहेगा। वाहन वगैरह का सुख आपके पास हमेशा ही रहे, उसमें बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बात भी मैं देख रहा हूं।
धर्म, पूजा पाठ और नारायण की भक्ति आपके पास है। आप इसमें अपने आप को थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लगाइए। ये कुछ ऐसी आपकी कुंडली है। भाग्य का सुख थोड़ा कम हो सकता है, इस वजह से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब क्या बताऊं, बिजली अभी तक नहीं आई है, मेरा ध्यान बार बार वहां जा रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, नक्षत्र के आधार पे आपकी कुंडली के लिए पुष्य नक्षत्र, आपकी कुंडली के लिए विशाखा, आपकी कुंडली के लिए मृगशीरा, आपकी कुंडली के लिए पुनर्वसु, आपकी कुंडली के लिए स्वाति, आपकी कुंडली के लिए हस्त और श्रवण, कोई भी काम करना हो इस नक्षत्र को देख करके कर सकते हैं। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 5 अच्छी रहे। दिन मैंने बताया, दिशा हमेशा ही दक्षिण बेहतर रहे। ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर किसी से मित्रता करनी हो तो मकर और कुंभ और मिथुन और सिंह ये अच्छे रहेंगे। कमजोरी हो सकती है मीन वालों से, मेष वालों से, वृषभ, कन्या और वृश्चिक, इन लोगों से बच के रहे। और क्या बताओ, गोचर के आधार पे अगर बात करता हूं, हाँ उल्लास देसाई ने कहा था, हाँ उन्होंने ही कहा था कि पंडित जी आप गोचर भी बता दिया करिए। वर्ष कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में अगले 2 वर्ष बड़े अच्छे रहने वाले हैं, इसका लाभ देना चाहिए और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। और अभी के गोचर के हिसाब से तुला राशि के लिए जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर थोड़ी बहुत आक्रामकता और काम में मन ना लगना, इधर उधर भटकाव हो सकता है। पर गुरु का भी प्रभाव थोड़ा कमजोर है, स्वास्थ्य में पेट वगैरह थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शनि वगैरह का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा रहेगा, इस वजह से बजरंगबली की पूजा, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। आपके लिए हमेशा ही बढ़िया रहेगा देवी कवच का पाठ, और दूसरा आपके लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। आपके लिए हमेशा ही व्रत के रूप में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत बहुत बढ़िया रहे, और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, 3 बार हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ्य और रक्त चंदन की माला गले में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।